यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अब पुतिन के टारगेट पर आ चुके हैं। राजधानी कीव में पुतिन ने उस जगह पर हमला कर दिया जहां ज़ेलेंस्की और उनका पूरा मंत्रिमंडल इसी वॉर को लेकर बड़े फैसले करता है। यानी पुतिन ने अब तक का सबसे बड़ा हमला करके यह बता दिया है कि यूक्रेन का कोई भी कोना ज़ेलेंस्की के लिए अब सुरक्षित नहीं रह गया है। और पुतिन की रिकॉर्ड बमबारी के बाद अब यूरोप के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि क्या यूक्रेन में सेना भेजी जाएगी या फिर सुरक्षा की गारंटी फेल साबित हो चुकी है। सबसे बड़ा हमला, सबसे बड़ा धमाका। पुतिन ने जला डाली यूक्रेन की कैबिनेट बिल्डिंग, जहां ज़ेलेंस्की लेते हैं युद्ध के सबसे बड़े फैसले। ज़ेलेंस्की के दफ्तर को पुतिन ने निशाना बनाया है। यही ज़ेलेंस्की का मंत्रिमंडल युद्ध का एक एक फैसला पास करता है। यहीं पर ज़ेलेंस्की बताते हैं कि रूस में हमले की उनकी नई रणनीति क्या है, कहां से गोला बारूद आएगा और किस मोर्चे पर कैसे लड़ने की तैयारी है। ज़ेलेंस्की की इस बिल्डिंग को टारगेट करने का मतलब है यूक्रेन की लीडरशिप का डेथ वारंट जारी हो गया है। पुतिन ने इस इमारत पर दागी है सबसे सटीक मिसाइल। यूक्रेन पर नया हमला पुतिन का सबसे बड़ा मैसेज है। क्या अब यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की पर गिरने वाली है व्लादिमीर पुतिन की मिसाइल? यूक्रेन सरकार के बिल्डिंग पर हमले के बाद क्या पुतिन का अगला टारगेट अब ज़ेलेंस्की का महल होगा? क्या ज़ेलेंस्की की जान पर सबसे बड़ा खतरा मंडराने लगा है? ज़ेलेंस्की पर अटैक से पहले क्या पुतिन ने इशारा कर दिया है? कीव के आसमान में तेजी से टारगेट की तरफ बढ़ रही इस क्रूज मिसाइल को देखिए। ये रूस की कलीब क्रूज मिसाइल है जो रूस लगातार यूक्रेन पर फायर करता रहा है। ऐसी कई मिसाइल कीव पर दागी गई। कीव के ऊपर से गुजरती इस मिसाइल को स्लो मोशन में देखिए। ये 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। ये 2500 किलोमीटर की रेंज तक अटैक करती है। इसी कैलिबर मिसाइल से कीव पर हमला हुआ है। बहुत बड़ा हमला। ये रूस का अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। 2022 में स्पेशल ऑपरेशन शुरू करने के बाद यूक्रेन पर रूस का सबसे बड़ा अटैक हुआ है। यूक्रेन का दावा है कि रूस की तरफ से ताजा हमले में 805 ड्रोन लॉन्च किए गए हैं। इसके अलावा 13 मिसाइल भी दागी गई और इस दौरान उसके एयर डिफेंस ने 751 ड्रोन मार गिराए और 4 मिसाइलों को भी आसमान में ही नाकाम कर दिया। कीव के आसमान में कैलिबर मिसाइल की जोड़ी देखी जा सकती है। एक मिसाइल के पीछे दूसरी मिसाइल भी आ रही है। पहली तो अपने टारगेट पर सटीक हमला करती है, लेकिन दूसरी मिसाइल को यूक्रेन का एयर डिफेंस हवा में ही खत्म कर देता है। यानी ज़ेलेंस्की को नेटो से मिले हथियार 50% क्षमता से काम कर रहे हैं। यूक्रेन की कैबिनेट बिल्डिंग, इस बिल्डिंग के अलावा कीव में एक अपार्टमेंट पर भी अटैक हुआ है। यहाँ कई लोगों के मरने की खबर है। इस अपार्टमेंट की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमला कितना बड़ा था। इससे पहले कीव में 28 अगस्त को हुए हमले का वीडियो देखिए। इस हमले के साथ पुतिन ने ज़ेलेंस्की को बता दिया कि उनके सबसे मजबूत गढ़ को मिट्टी में मिलाने का मिशन शुरू कर दिया गया है। Чергова атака. 2 района у нас більш всього в місті постраждало. Дарницький, Святошинський район. Зараз знаходимося в Святошинському районі. Ми бачимо влучання, обломки шахеда «Герань», влучання в житловий будинок. यूक्रेन में जब युद्ध विराम का सिग्नल मिल रहा था, तब हालात अचानक बिगड़े हैं। पुतिन के नए हमलों से बड़े सवाल उठ रहे हैं। क्या अब यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की पर गिरने वाली है व्लादिमीर पुतिन की मिसाइल? यूक्रेन सरकार की बिल्डिंग पर हमले के बाद क्या पुतिन का अगला टारगेट अब ज़ेलेंस्की का महल होगा? क्या ज़ेलेंस्की की जान पर सबसे बड़ा खतरा मंडराने लगा है? ज़ेलेंस्की पर अटैक से पहले क्या पुतिन ने इशारा कर दिया है? ज़ेलेंस्की ने स्लो मोशन में वीडियो बनाया है। ये वीडियो उस फैक्ट्री का है जहां रूस की मिसाइल ने
हर हिस्से के परखच्चे उड़ा डाले हैं। इस फैक्ट्री में गिरी पुतिन की हर एक क्रूज मिसाइल बता रही है कि रूस ने यहाँ काम करने लायक किसी चीज को जिंदा नहीं बख्शा। ये इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद बनाने वाली अमेरिकी कंपनी की फैक्ट्री है। यहां अब जर्रा जर्रा चीख कर बता रहा है कि पुतिन की मिसाइलों ने बहुत ही अचूक हमले को अंजाम दिया है। जेलेंस्की इस फैक्ट्री को देखने के लिए कीव से करीब 650 किलोमीटर दूर पश्चिमी शहर जकारपटिया पहुंचे। ये शहर स्लोवाकिया से लगा हुआ है। पूर्व में डॉनबास पर कब्जा करने के बाद पुतिन के टारगेट पर अब पश्चिमी यूक्रेन है और जकारपटिया जैसे शहर पर हमला करके वो नेटो का दरवाजा खटखटाने लगे हैं। इक्कीस अगस्त को जब जकारपटिया में इस अमेरिकी फैक्ट्री पर हमला हुआ तब देखिए यहां का हाल क्या था। रूस ने यहां पर बहुत सटीक हमला किया था। हमले के 2 हफ्तों बाद जेलेंस्की ने इस अमेरिकी फैक्ट्री का दौरा करने का फैसला किया, लेकिन उनका बड़ा मैसेज कुछ और है। वो बताना चाहते हैं कि रूस अब यूक्रेन में अमेरिका के ठिकानों पर बमबारी कर रहा है, इसलिए उन्होंने यहाँ अमेरिकी दूतावास के बड़े बड़े अधिकारियों को भी बुलाया। वो बताना चाहते हैं कि रूस का असली टारगेट यूरोप और अमेरिका है, या कहें कि नेटो देश है। जेलेंस्की ने बड़ा बदला लेने की तरफ इशारा भी कर दिया है। जेलेंस्की ने ऐलान किया है कि रूस के रिफाइनरी और बाकी तेल ठिकाने उनके टारगेट पर रहेंगे। Відповідає на російські удари по нашим енергооб'єктам і буде відповідати. Але ми дуже хочемо, щоб війна ця закінчилась. Але просто терпіти в темряві ніхто не буде. 20 दिन के अंदर रूस ने यूक्रेन पर 1500 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन अटैक किए हैं। ये आंकड़े बता रहे हैं कि पुतिन यूक्रेन को कुचलने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं और अब वो पीछे नहीं हटेंगे। पुतिन ने इसका इरादा जाहिर कर दिया है। यूक्रेन को पूरी तरह सरेंडर कराने वाले इरादे के साथ अब पुतिन ने अपनी ब्रह्मास्त्र पॉलिसी लागू कर दी है। पुतिन इस वक्त 3.5 साल के युद्ध के दौरान सबसे आक्रामक नजर आ रहे हैं और इसकी कई वजह है। पहली वजह है 4 सितंबर को पेरिस के एलिसी प्रेसिडेंशियल पैलेस में यूक्रेन पर हुई मीटिंग। इस मीटिंग में यूरोप के कई देशों के लीडर शामिल हुए। सब रूस के खिलाफ एक गठबंधन बनाकर पुतिन को डराना चाहते हैं। दूसरी वजह है इस मीटिंग में यूक्रेन को दी गई यूरोप की सुरक्षा गारंटी, जिसके तहत 26 देशों की तरफ से 10,000 सैनिक यूक्रेन में तैनात किए जाने का प्रस्ताव है। यूक्रेन की सेना को हथियार और ट्रेनिंग देने की भी बात है। और तीसरी वजह है शंघाई सहयोग संगठन से लौटने के बाद पुतिन का हौसला, क्योंकि चीन और उत्तर कोरिया से पुतिन को नई ताकत मिली है। Возможных контингентов воинских на Украине. Но это одна из первопричин втягивания Украины в НАТО. Поэтому если там будут появляться какие-то войска, особенно сейчас, в ходе ведения боевых действий, исходим из того, что это будут законные цели для их поражения. अभी ये साफ नहीं है कि यूक्रेन की मदद करने के लिए यूरोप के कौन कौन से देश आगे आ रहे हैं, लेकिन एक बात तय है कि इस वक्त पूरे यूरोप का नेतृत्व 3 देश कर रहे हैं और यही देश पुतिन की नजरों में सबसे ज्यादा खटक भी रहे हैं। इसमें ब्रिटेन है, इसमें फ्रांस है और इसमें जर्मनी है। ये तीनों देश कह रहे हैं कि हमें किसी भी इमरजेंसी के लिए तैयार रहना होगा। इनमें भी केयर स्टारमर और इमैनुअल मैक्रो सबसे ज्यादा सक्रिय हैं, जबकि जर्मनी ने कहा है कि वो यूक्रेन में सेना नहीं भेजेगा। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी साफ कहा है कि वो यूक्रेन में फौज नहीं भेजेगी। हालांकि वो यूक्रेन के बाहर जेलेंस्की की फौज को ट्रेनिंग देने के लिए तैयार है। यूरोप से आने वाली मदद के बीच अमेरिका क्या करने जा रहा है, इसे लेकर यूरोप के कैंप में कुछ साफ नहीं है, या फिर इन सबको यकीन हो गया है कि अमेरिका अब अपने दम पर कुछ ज्यादा नहीं चाहता।
वैसे यूरोप इस बात से घबराया हुआ है कि कहीं डोनाल्ड ट्रंप अब यूक्रेन को रूस के सामने सरेंडर करने के लिए साफ शब्दों में अल्टीमेटम न दे दें। Well, we'll work that out. We'll help them. Look, we want to save a lot of lives, so we'll do something with that. I think people expect that. We'll help them. Europe will be first in by far, and they want to be first, and they want to see it end. Europe wants to see it end, and it'll end. It'll end all of a sudden. It's going to come together. You watch. यूक्रेन के नेटो में शामिल होने की बात सबसे पहले 2008 में सामने आई थी। तब नेटो ने जॉर्जिया को भी साथ लेने की बात कही थी, लेकिन 2008 में ही रूस ने जॉर्जिया पर हमला करके बता दिया कि उसके बॉर्डर वाले देशों से नेटो दूर रहे तो उसका हश्र जॉर्जिया जैसा होगा। 15 साल बाद 2022 में पुतिन ने यूक्रेन में सेना भेजकर अपनी वो कसम भी पूरी की। और अब 3.5 साल के युद्ध ने यूक्रेन का वो हाल किया है जिसके आगे ट्रंप से लेकर यूरोप का हर लीडर अब पुतिन से बचने का रास्ता तलाश रहा है, जबकि जेलेंस्की को लग रहा है कि सेना भेजकर उनको बचाने की शुरुआत होने वाली है। І також ми розуміємо, які країни що готові запровадити. А також це питання, про які ви сказали, що є інформація, що розгортання 10 тисяч. Я знов-таки не буду говорити про кількість, але важливо, що ми все це обговорюємо. Так, це буде точно не в одиницях, а в тисячах. І це факт, але про це ще трішки зарано говорити. अभी यूक्रेन के 20% हिस्से पर रूस का कब्जा है। ये करीब 1,14,500 वर्ग किलोमीटर जमीन है। इसमें क्राइमिया है, डोनेस्क है, लुहांस्क है, खेरसोन, जापोरिजिया और मारियुपोल भी है। रूस इन इलाकों को अपने सामरिक और ऐतिहासिक धरोहर मानता है और इन्हें छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। Если эти договоренности будут достигнуты, никто, пусть не сомневается, что Россия их будет исполнять в полном объеме. И мы будем уважать те гарантии безопасности, которые, конечно, должны быть выработаны и для России, и для Украины. И, повторю еще раз, безусловно, Россия будет договоренности исполнять. Но, во всяком случае... ये बात डोनाल्ड ट्रंप भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं और पुतिन ने 15 अगस्त को अलास्का में हुई मीटिंग में इस बात को साफ भी कर दिया था। तभी उस मीटिंग के बाद ट्रंप ने कोई बड़ा ऐलान नहीं किया। जाहिर है उस मीटिंग के बाद भी पुतिन नर्म नहीं पड़े हैं और इस बात ने ट्रंप की डिप्लोमेसी को बहुत बड़ा झटका दिया है। वो पुतिन को अलास्का में बुलाकर अपने फाइटर जेट और बॉम्बर दिखाकर उम्मीद कर रहे थे कि पुतिन यूक्रेन पर थोड़ा पिघलेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और अब पुतिन का यूक्रेन पर रुख और कड़ा हो चुका है। पुतिन साफ साफ कह चुके हैं कि यूक्रेन में युद्ध विराम पर बातचीत तभी हो सकती है जब यूक्रेन उन इलाकों से अपना दावा छोड़े जहां अभी रूस का कब्जा है। А если будут достигнуты решения, которые приведут к миру, к долгосрочному миру, то тогда я просто не вижу никакого смысла в их нахождении на территории Украины. Вот и все. 2025 में सितंबर का महीना डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत दर्द समेटे हुए है। अभी ट्रंप को राष्ट्रपति बने हुए 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है और उनके सामने यूक्रेन के अलावा अब मल्टी फ्रंट खुलते जा रहे हैं, जिसमें रूस भी है, ईरान भी है और अब बीजिंग में अमेरिका के 3 सबसे बड़े दुश्मन इकट्ठा हुए तो पैनिक साफ नजर आ रहा है। अमेरिका को टक्कर देने के लिए ये तिगड़ी जब चीन में इकट्ठा हुई तो ट्रंप को बड़ा शौक लगा। शी जिनपिंग के साथ व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन का आना ट्रंप पर सितंबर में बहुत बड़ा सितम ढहाने का सिग्नल माना जा रहा है। ट्रंप के साथ यूरोप को भी घेरने के लिए रूस, चीन और उत्तर कोरिया तैयार हो चुके हैं। सितंबर में अमेरिका के खिलाफ सबसे बड़ा प्लान बनाया जा रहा है। यही डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा डर बन चुका है। बीजिंग में सालाना परेड के मौके पर शी जिनपिंग का साथ देने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी शामिल हुए और उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन भी आए। ये सब हुआ चीन में, लेकिन इसके पीछे पुतिन का दिमाग बताया जा रहा है। क्या बीजिंग में चीन, रूस और उत्तर कोरिया के लीडर्स का इकट्ठा होना अमेरिका को वार्निंग है? क्या जिनपिंग बता रहे हैं कि जैसे जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सरेंडर किया था,
वैसे ही अब ट्रंप को भी सरेंडर करना पड़ेगा। जिनपिंग के साथ पुतिन और किम जोंग उन क्या अमेरिका के खिलाफ सबसे बड़ा फ्रंट तैयार कर चुके हैं, जिसमें चीन भी है, रूस भी है और उत्तर कोरिया भी। यूक्रेन में चल रहे युद्ध में चीन और उत्तर कोरिया के दखल ने पुतिन को बड़ी ताकत दी है। किसी ने फौज भेजे तो किसी ने हथियार, और अब इस केमिस्ट्री को जिनपिंग ने ग्रैंड स्टेज पर लाने का फैसला किया है, ताकि डोनाल्ड ट्रंप को पता चल जाए कि अमेरिका और नेटो के युद्ध में न रूस अकेला है, न चीन अकेला है और न ही उत्तर कोरिया को अकेला छोड़ा जाएगा। अब इसी फॉर्मूले को पुतिन यूक्रेन पर लागू करना चाहते हैं। वो युद्ध को अपनी शर्तों पर खत्म कराना चाहते हैं। Хочет этой встречи и предлагает эту встречу. Я сказал, готов, пожалуйста, приезжайте, мы точно совершенно обеспечим условия для работы и безопасность. Гарантия стопроцентная. Но если нам говорят, мы хотим с вами встречи, но вы поезжаете туда-то, на эту встречу. Но мне кажется, что это просто избыточные запросы в наш адрес. Повторяю еще раз, если реально кто-то хочет с нами встретиться, мы готовы. Самое лучшее место для этого – столица Российской Федерации, город-герой Москва. इसीलिए अमेरिका को टक्कर देने के लिए ये तिगड़ी चीन में इकट्ठा हुई। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन भी हैं। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ट्रिपल फ्रंट खोल दिया गया है। ये सितंबर में बहुत बड़ा सितम ढहाने का सिग्नल माना जा रहा है। 2025 का सबसे बड़ा मोर्चा बीजिंग में रूप ले चुका है। ट्रंप को घेरने के लिए रूस, चीन और उत्तर कोरिया तैयार है। अमेरिका के खिलाफ सबसे बड़ा प्लान समझने की बहुत जरूरत है। यही बात अब डोनाल्ड ट्रंप को सता रही है। 2025 में ही रूस में हुई विक्ट्री परेड में शी जिनपिंग शामिल हुए थे। मॉस्को के रेड स्क्वायर पर जिनपिंग और पुतिन दोनों साथ साथ खड़े नजर आए। अब पुतिन ने यही ताकत जिनपिंग को दी है और बीजिंग की सालाना परेड भी ऐसा ही मौका साबित हुई। यूक्रेन युद्ध के बीच जहां यूरोप फंसा हुआ है, वहीं इसी बहाने रूस ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए चीन और उत्तर कोरिया को एक्टिव कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप को डराने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि चीन भी परमाणु पावर है, रूस भी परमाणु शक्ति है और किम जोंग उन को तो ट्रंप रॉकेट मैन कहते हैं, यानी उत्तर कोरिया के पास भी परमाणु बम है। और इसीलिए इस ट्रिपल परमाणु फ्रंट से कैसे निपटा जाए, ये ट्रंप के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। सवाल उठ रहा है कि अगर वर्ल्ड वॉर की नौबत आई और दुनिया इसी तरह दो खेमों में बटी, तो रूस, चीन और उत्तर कोरिया युद्ध कैसे लड़ेंगे और सबसे पहला हमला कहां किया जाएगा। इसमें कोई शक नहीं कि बीजिंग में हुई शंघाई सहयोग संगठन की बैठक ट्रंप के साथ साथ यूरोप को फंसाने वाली बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो रही है। पुतिन से लेकर दुनिया के हर उस बड़े नेता को बीजिंग में बुलाकर जिनपिंग ने यह पैगाम देने की कोशिश की है कि चीन का फ्रंट तैयार है। रूस यूक्रेन के बीच जंग अब और तेज होने वाली है और यह खतरा इसीलिए भी बढ़ गया है क्योंकि अब यूरोप ने सेना भेजने का ऐलान कर दिया है और इस बीच पुतिन ने यूरोप को डराकर अपना नया टारगेट सेट कर दिया है। यूक्रेन के बाद नेटो देश रूस का निशाना बन सकते हैं और पुतिन ने साफ कर दिया है कि जो भी यूक्रेन के युद्ध में शामिल होगा उसके बचने की कोई गारंटी नहीं है और अगले 24 घंटे के अंदर पुतिन एक बहुत बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। रूस और यूक्रेन युद्ध का सबसे खतरनाक पड़ाव यूक्रेन में उठेगी तबाही की नई लहर। पुतिन की तैयारी अमेरिका और यूरोप पर भारी। वॉर जोन से आई नए महासंग्राम की आहट।
रूस और यूक्रेन के बीच जंग अब उस पड़ाव पर पहुंच चुकी है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। अगर कोई रास्ता है तो वो है किसी की जीत का या फिर किसी की हार का, क्योंकि जो तस्वीरें यूक्रेन के शहरों से आ रही हैं वो यही बता रही हैं कि अब पुतिन की सेना ने यूक्रेन के खिलाफ अपने मिशन को पूरा करने की तरफ कदम बढ़ा दिया है। यानी अभी तक जो जंग की तस्वीरें दुनिया देख रही थी उससे भी भयानक तस्वीरें आने वाली हैं। अभी तक रूस की सेना ने अपने बारूदी तरकश के जिन हथियारों को छिपा रखा था वो अब बाहर आने वाले हैं और ये तस्वीरें इसी तरफ इशारा कर रही हैं। रूस और यूक्रेन की जंग अब उस खतरनाक मोड़ पर है जहां हर अगला कदम विनाश की एक नई कहानी लिख रहा है। I do not even know what to say, honestly. I work at a local market. We know all the local people. They used to shop with us. I have no words. All those children, we watched them as they grew in front of our eyes. It is so difficult, really tough. I have no words to describe it. पुतिन की सेना अब सिर्फ फ्रंट लाइन पर नहीं बल्कि सीधे यूक्रेन के दिल पर वार कर रही है। कीव से लेकर खार्किव और डोनेस्क तक आसमान में सिर्फ मिसाइलों की आवाज है और जमीन पर मलबे के ढेर। महज एक हफ्ते में रूस ने हाई प्रिसिशन हथियारों और ड्रोन से 7 बड़े ग्रुप स्ट्राइक किए। टारगेट साफ थे, यूक्रेन की ताकत को जड़ से खत्म करना। हथियारों के कारखाने, एयरबेस, मिसाइल स्टोरेज डिपो और फ्यूल डिपो सब कुछ तबाह कर दिया गया। यानी यूक्रेन की उस ताकत पर हमला किया गया जिसका इस्तेमाल अब तक रूस के खिलाफ किया जा रहा था। इसी बीच रूस ने एक और बड़ा दावा किया है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 23 से 29 अगस्त के बीच रूसी सेना ने डोनेस्क और निप्रोपेट्रोवस्क में 6 नई बस्तियों पर कब्जा कर लिया। इसका मतलब है कि धीरे धीरे रूस यूक्रेन के नक्शे से गांव और कस्बे मिटाता जा रहा है। ये सिर्फ इलाकों पर कब्जा नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक दबाव भी है, क्योंकि हर बस्ती पर कब्जे के साथ यूक्रेन के लोगों में डर गहराता जा रहा है। लेकिन यूक्रेन भी चुप नहीं है। रूसी हमलों के कुछ ही घंटों बाद जेलेंस्की की सेना ने रूस के ब्रांस्क क्षेत्र में एक डीजल फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन को उड़ा दिया। ये वही स्टेशन था जो रूस के सैनिकों को ईंधन सप्लाई करता था। यूक्रेन का संदेश साफ था, अगर रूस हमारी सप्लाई लाइन तोड़ेगा तो हम भी रूस की सप्लाई लाइन को निशाना बनाएंगे। फिर भी जंग का पलड़ा भारी दिख रहा है रूस के पक्ष में। वजह साफ है, पोक्रोवस्क दिशा। यहाँ रूस ने करीब 1 लाख सैनिक तैनात कर दिए हैं। हथियारों का जखीरा जुटा लिया गया है और यूक्रेनी खुफिया रिपोर्टों के मुताबिक रूस जल्द ही इस दिशा में सबसे बड़ा जमीनी हमला कर सकता है। जेलेंस्की का दावा है कि फ्रंट लाइन ब्रॉडली कंट्रोल में है, लेकिन उनकी चिंता छिपी नहीं रह गई। उन्होंने खुद माना पोक्रोवस्क में हालात बेहद चुनौतीपूर्ण हैं। ये वही इलाका है जहां से अगर रूस आगे बढ़ता है तो यूक्रेन के पूर्वी मोर्चे की डिफेंस लाइन ध्वस्त हो सकती है। ये सब मिलकर उस तस्वीर को और साफ करते हैं जिसका अंदेशा दुनिया को पहले ही है कि ये जंग अब रुकने वाली ताकत से खेल रहे हैं। पुतिन ने अपने सैनिकों को तैयार कर दिया है और यूक्रेन अपने हर जवाबी वार में यह दिखाना चाहता है कि वो अभी भी जंग के मैदान में खड़ा है। लेकिन सच्चाई यही है, जंग में जीत किसी बयान से नहीं बल्कि हथियार से तय होती है। और इस वक्त रूस के हथियार, रूस की ताकत, रूस की रणनीति सब यूक्रेन पर भारी पड़ रही है। आने वाले दिन इस संघर्ष को और भी भयावह बनाएंगे, क्योंकि अब तक जो बम गिरे वो सिर्फ शुरुआत थी। असली महासंग्राम अभी बाकी है और शायद यही वजह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को इस आने वाली महातबाही का पता चल चुका है। Те, що ми хочемо, щоб ці гарантії безпеки від країн Європи, ключових принаймні, і від Сполучених Штатів Америки були підтримані парламентами відповідно і Конгресом, так, ми хочемо юридично зобов'язуючі гарантії безпеки. Ми не хочемо Будапештський меморандум. Ми не хочемо Мінські угоди. रूस और यूक्रेन की इस भीषण जंग में अब सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, यूरोप और अमेरिका की भूमिका कहां है? क्या पश्चिम ने यूक्रेन को अकेला छोड़ दिया है? पिछले एक हफ्ते में कीव पर हुई बमबारी ने पूरे यूरोप को झकझोर दिया, लेकिन यूरोपीय देशों की प्रतिक्रिया
महज बयानबाजी तक सिमटी रही। ब्रिटेन ने रूस के राजदूत को तलब किया, फ्रांस ने गंभीर चिंता जताई, जर्मनी ने गहरी निंदा की, लेकिन जमीन पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। न सैन्य हस्तक्षेप, न कोई प्रतिबंधों की कड़ी, न ही रूसी तेल गैस पर कोई ठोस पाबंदी। नतीजा साफ है, यूरोप इस युद्ध में सिर्फ तमाशबीन बनकर रह गया है। ट्रंप के अमेरिका की स्थिति और भी अजीब है। व्हाइट हाउस की बजाय ट्रंप की पॉलिटिक्स इस जंग पर हावी है। ट्रंप खुद कह रहे हैं, आई एम नॉट सरप्राइज्ड, नॉट हैप्पी, लेकिन ये नॉट हैप्पी यूक्रेन की रक्षा नहीं कर सकता। ट्रंप बार बार दावा कर रहे हैं कि अगर वो सत्ता में होते तो रूस यूक्रेन की जंग 24 घंटे में खत्म कर देते। लेकिन सच्चाई ये है कि ट्रंप की इस बयानबाजी से रूस और पुतिन को ही फायदा मिल रहा है। दरअसल यूरोप और अमेरिका की नाकामी दो स्तरों पर साफ दिख रही है। पहला, सैन्य मोर्चे पर यूक्रेन लगातार हथियारों और गोला बारूद की कमी से जूझ रहा है। यूरोपीय देश वादा करते हैं, लेकिन डिलीवरी देर से होती है। अमेरिका से आने वाले एड पैकेज पर कांग्रेस में राजनीति हो रही है। यही वजह है कि जेलेंस्की बार बार कानूनी सुरक्षा गारंटी की मांग कर रहे हैं। यूक्रेन की नाकामी की दूसरी वजह भी समझिए, यह है डिप्लोमेटिक मोर्चा। पश्चिमी दुनिया रूस पर दबाव बनाने के लिए पूरी तरह नाकाम रही है। पुतिन लगातार हमला कर रहे हैं, नए नए इलाके कब्जा कर रहे हैं और यूरोप की चेतावनियों को खुलेआम नजरअंदाज कर रहे हैं। ब्रिटिश काउंसिल और ईयू दफ्तर पर हुए हमले इसका जीता जागता सबूत हैं। जब अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं तक पर हमले हों और फिर भी पश्चिम सिर्फ चिंता जताए, तो ये सीधे सीधे फेल्योर है। Домагатися миру через силу. Цей термін він був озвучений президентом Трампом. Ми його повністю підтримуємо. Неможливо сьогодні щось робити без припинення вогню. І те, що сталося минулої ночі, це є фактом. Я мав можливість навіть продемонструвати пану Віткафу фото, що сталося, фоторуйнування, загибель наших людей. Також ми говорили про те, що ми працюємо з нашими американськими і європейськими партнерами над гарантіями безпеки. Це дуже важливо, і без них неможливо дивитися вперед. І сьогодні Україна і українці, безумовно, потребують дуже чітких і дуже сильних гарантій безпеки. І саме про такі гарантії безпеки ми говоримо. ट्रंप और यूरोप की ये कमजोरी रूस के लिए एक मौका है। पुतिन जानते हैं कि पश्चिम थक चुका है, अमेरिका अपनी राजनीति में उलझा है, यूरोप अपनी आंतरिक समस्याओं, इमिग्रेशन, इकोनॉमिक क्राइसिस और एनर्जी सिक्योरिटी से जूझ रहा है। ऐसे में अगर रूस यूक्रेन में और आगे बढ़ता है तो उसे रोकने वाला कोई नहीं होगा। यही वजह है कि आज दुनिया भर में नैरेटिव बन रहा है कि ट्रंप और यूरोप पूरी तरह फेल हैं। जेलेंस्की को उम्मीद थी कि पश्चिम उनके लिए ढाल बनेगा, लेकिन अब वही पश्चिम सवालों के घेरे में है। इस युद्ध का असली सच यही है कि जब बड़े देश राजनीतिक बयानबाजी और कूटनीतिक दिखावे में उलझ जाते हैं, तब छोटे देश युद्ध भूमि पर अकेले पड़ जाते हैं। और इस वक्त यूक्रेन उसी अकेलेपन का सबसे बड़ा उदाहरण है। लेकिन ये मामला सिर्फ यूक्रेन की बेचारगी तक सीमित नहीं है। ये हालात तमाम चुनौतियों के बीच लगातार बढ़ती रूस की ताकत और पुतिन की मजबूत इच्छा शक्ति की तरफ भी इशारा करते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के इस लंबे संघर्ष में एक सच्चाई अब साफ दिखाई दे रही है। पुतिन हर कदम सोच समझकर, रणनीति बनाकर और धैर्य से उठा रहे हैं। यही वजह है कि आज जंग के मोर्चे पर रूस का पलड़ा पहले से कहीं ज्यादा भारी है। पुतिन की सबसे बड़ी ताकत है उनका धैर्य और विजन। उन्होंने न तो युद्ध में जल्दबाजी दिखाई और न ही अपने संसाधनों को एक झटके में झोंक दिया, बल्कि उन्होंने यूक्रेन को धीरे धीरे थकाने की रणनीति अपनाई। एक तरफ रूस लगातार नई बस्तियों पर कब्जा कर रहा है, दूसरी तरफ वो अपनी ताकतवर मिलिट्री इंडस्ट्रियल मशीनरी को एक्टिव कर चुका है। रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ पिछले 6 महीने में रूस ने मिसाइल और ड्रोन प्रोडक्शन में 40% तक की बढ़ोतरी कर दी है। इसका मतलब साफ है, जितना ज्यादा युद्ध लंबा चलेगा उतना रूस को फायदा होगा। यही वजह है कि पुतिन अब हर मामले में हाई प्रिसिशन हथियारों और ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी ताकत रूस की ऊर्जा राजनीति।
यूरोप ने रूस से गैस और तेल खरीदना बंद करने की कोशिश की, लेकिन सच ये है कि रूस ने नए बाजार ढूंढ लिए। चीन, भारत और एशिया के कई देशों में रूसी ऊर्जा की खपत लगातार बढ़ रही है। नतीजा ये कि रूस की अर्थव्यवस्था न सिर्फ टिकी हुई है, बल्कि उसके पास युद्ध को लंबा खींचने के लिए पैसों की कमी नहीं है। पुतिन की तीसरी ताकत है उनका घरेलू मोर्चा। जंग लंबी खींचने के बावजूद रूस के अंदर पुतिन की पकड़ ढीली नहीं पड़ी। सरकारी आंकड़ों और पश्चिमी खुफिया रिपोर्टों के मुताबिक रूस ने पुतिन के समर्थन का ग्राफ 70% से ऊपर बना हुआ है। यही कारण है कि पुतिन अपने हर बड़े फैसले में बिना दबाव के आगे बढ़ पा रहे हैं। इसके अलावा पुतिन की कूटनीतिक रणनीति भी पश्चिम के लिए बड़ी चुनौती है। ब्रिक्स देशों से लेकर ग्लोबल साउथ तक रूस ने लगातार अपने लिए समर्थन जुटाया है। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया के कई देश रूस को एंटी वेस्ट ताकत के तौर पर देख रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र में भले ही निंदा प्रस्ताव आते हों, लेकिन असल दुनिया में पुतिन को कूटनीतिक अकेलापन झेलना नहीं पड़ रहा। और अब चौथी और सबसे अहम ताकत, फौजी जमावड़ा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने खुद स्वीकार किया है कि रूस ने पोक्रोवस्क दिशा में लगभग 1 लाख सैनिक तैनात कर दिए हैं। इसके साथ ही टैंकों, तोपों और मिसाइलों का विशाल भंडार तैयार है। इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में रूस किसी भी वक्त सबसे बड़ा जमीनी हमला कर सकता है। इन सारी बातों को जोड़कर देखें तो तस्वीर साफ हो जाती है। पुतिन न तो थके हैं, न झुके हैं और न ही रुके हैं। वो युद्ध को अपनी शर्तों पर आगे बढ़ा रहे हैं। पश्चिम की कमजोरी और यूक्रेन की थकान ने उन्हें और मजबूत बना दिया है। यही कारण है कि आज की दुनिया में ये नैरेटिव मजबूती से उभर रहा है कि अब इस जंग का फैसला पुतिन के बम से होगा।